डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं अपनी पहचान डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं पोलैंड का एक निवासी हूँ। मैं पेशे से एक राइटर हूँ जो रहस्यमय कहानियाँ लिखना पसंद करता है। यही मेरी रूटीन है। मैं अलग अलग नॉवेल पढ़ता हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ता हूँ और मुझे ऐसी ही कहानियाँ लिखना भी पसंद है। मैं देश और दुनिया में घूमता रहता हूँ, ऐसे इलाके ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं शांति से किताबें लिख सकूँ। मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ प्राचीन काल में कई रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं। मैं उन घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लिखना पसंद करता हूँ। मेरी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, लोग उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं अपनी पहचान को छिपा कर रखना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादा समय जंगलों में, खास वादियों में बीतता है और मैं घर में 1 महीने के लिए जैसे कैद सा हो जाता हूँ। कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता। हमें अपने अनुभव शब्दों में बयां करने होते हैं। पूरी किताब लिखने में शायद 1 महीने से 6 महीने तक का समय लग जाता है। भावनाएं एक तरफ रखनी पड़ती हैं, कहानी में खो जाना पड़ता है। कहानी ऐसी लिखनी होती है ताकि लोगों को लगे कि वो भी उस जगह पर मौजूद हैं। इसीलिए मैं देश और दुनिया की लाइब्रेरीज में घूमता रहता हूँ। कई जगह पर मुझे छिपी हुई किताबें मिलती हैं। उन किताबों में वो पुरानी कहानियाँ होती हैं जिन्हें लोगों ने कम ही पढ़ा है। मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, उन कहानियों को दोबारा लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बदली हुई कहानियाँ, इन बदली हुई कहानियों को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण था कि मैं पोलैंड में आया हुआ था और यहाँ पर मैं एक खास लाइब्रेरी में पहुँचा था। ये लाइब्रेरी 80 साल पुरानी थी और यहाँ पर किताबों का भंडार लगा हुआ था। मैंने पास बनवा लिया था। मैं 1 महीने के लिए यहीं पर रहना पसंद करता, लेकिन शहर के शोर शराबे से दूर रहना भी अच्छी बात थी। यहाँ किताबों में ढूंढते ढूंढते मुझे कई पुरानी किताबें मिली, कई ऐसी कहानियाँ मिली जिसे यहाँ पर सच माना जाता था। मेरी रूटीन यही बन गई थी। सुबह 2 घंटे तो मैं किताबें ढूंढने में लगा देता। कभी इस बड़ी सी लाइब्रेरी के एक कोने में मैं घूमता रहता तो कभी किसी एक कोने में मैं घूमता रहता। मुझे ऐसी कहानियाँ चाहिए थी जो बहुत ही ज़बरदस्त हों, ऐसी कहानियाँ जिसे सुनकर लोग मेरे पीछे पागल हो जाएं, वो इसका अंत जानना चाहें। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। जब आपको किसी कहानी का अंत पता हो तो आप उसे 2 भागों में बांट दो। पहली कहानी में वो रोमांच बना दो और दूसरी कहानी में उसका अंत। लोग दूसरी कहानी सुनने के लिए आपके पीछे पागल हो जाएंगे। इसीलिए मैं किसी कहानी का खास तौर पर आखिरी पार्ट अलग किताब में बताया करता। ये मेरी खासियत बन गई थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक नॉवेल्स थीं। वो कहानियाँ जो शायद बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। वो कहानियाँ जिसे और भी राइटर अपनी किताबों में लिख चुके थे, उन्हें नई बताकर दुनिया के सामने ला चुके थे। लेकिन एक किताब जो मेरे हाथ पड़ी, उसे पढ़कर मैं खुद हैरान था। इस किताब को किसी स्टीव जेलेंस्की ने लिखा था। इसकी कहानी शुरू होती है पोलैंड के ऐसे जंगल में जहाँ पर सिर्फ एक ही घर था। इस जंगल की छोटी सी पहाड़ी पर एक घर बनाया गया था जिसमें सभी सुख सुविधाएं थी। ये लकड़ी से बना घर था और इसमें लिखा जो जंगल था वो इस शहर से सबसे करीब था। और जिस घर के बारे में बताया गया था वो शायद यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मुझे एहसास होने लगा था जैसे मैं उसी कहानी में हूँ। वो कहानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। स्टीव ने उसमें बताया था कि वो भी एक राइटर था। वो भी यहाँ घूमता हुआ आया और उसे एक ऐसी कहानी लिखनी थी जो बहुत ही ज़बरदस्त हो।
उसे पैसों की कमी हो चुकी थी, इसलिए उसने ये कहानी लिखी थी और इस कहानी को लिखने के लिए उसने अपने अनुभव बयां किए थे। यानी ये कहानी कोई झूठ नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि उसकी आप बीती थी। इसीलिए इस कहानी के अंदर मैं डूबता जा रहा था। स्टीव ने बताया था कि वो इसी जंगल में अंदर की तरफ जा रहा था और उसे कहानी लिखने के लिए खास जगह चाहिए थी। वो उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वो धीरे धीरे कहानी लिखता और उस पहाड़ी के ऊपर रहस्यमय एहसास होते। उसे पता लगना शुरू हो गया था ये पहाड़ी कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अजीब शक्तियाँ हैं जो आपके दिमाग पर असर डालना शुरू कर देती हैं। वो जो चाहती हैं आपसे वही करवाती हैं, लेकिन वो आपकी जान नहीं लेती, ना ही आपको नुकसान पहुंचाती हैं। स्टीव उसी पहाड़ी पर रहना पसंद करता क्योंकि किताब बहुत ही अच्छी लिखी जा रही थी। ऐसी शक्तियों के बीच खुले आसमान में कहानी बहुत ही अच्छी आगे बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ पर लकड़ियों को काटता। वो लकड़ियों से खुद ही घर बनाने लगा था और लकड़ियों की कटाई करनी उसे पहले नहीं आती थी। यहाँ पहाड़ी पर पहुंचकर उसे जैसे सब कुछ आ गया था। धीरे धीरे उसने लकड़ी का घर बनाया, उसकी मरम्मत की। उसके बाद उसने हर चीज़ को वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया जो भी वो शहर से ला सकता था। वो इस पहाड़ी को अपनी समझने लगा था, जैसे ये उसका ही हिस्सा हो। उसने हर चीज़ यहाँ पर लगा दी थी और उसकी कहानी भी आगे बढ़ती जा रही थी। किस तरह से वो इस पहाड़ी के पार नदी के पास जाया करता और वहाँ पर उसे अजीब अजीब जानवर दिखाई देते। वो जानवर जो साधारण इंसानों को नज़र नहीं आते थे। वो जानवर उड़ सकते थे, उनसे रोशनी निकला करती। वहाँ पर उड़ने वाले कई यंत्र आते, जैसे दूसरे ग्रह के वासी वहाँ पर उतरा करते। वो कई चीज़ों को देख रहा था जिसे वो सच नहीं मानता था। कभी कभी उसे अपने दिमाग पर शक होने लगता, जैसे वो शक्तियाँ उसको झूठ दिखा रही हैं, जैसे वो उसके दिमाग में भ्रम भर रही हैं। उस नदी के पानी ने उसके शरीर की कई बीमारियां ठीक करती थी। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चली थी, लेकिन शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गया था। धीरे धीरे हर बीमारी को दूर करके उसको तंदुरुस्ती का एहसास हो रहा था, दिमाग सही से काम कर रहा था। उसके बाद वो कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होनी शुरू हो गई। उसके शरीर में कई बदलाव आ रहे थे जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। वो और ज़्यादा जीनियस होता जा रहा था। उसे कई चीज़ों का खुद ब खुद पता लगना शुरू हो गया था, जबकि वहाँ पर टीवी नहीं हुआ करता था और ना ही रेडियो हुआ करता था। रात को वो सोता, सपने ऐसे आते जैसे दुनिया में कोई घटना घटी हो और उसे जैसे हर चीज़ का पता चल जाता। जब वो शहर में जाकर न्यूज़ पढ़ता तो उसे हर न्यूज़ के बारे में पहले ही पता होता। सपनों में उसे हर चीज़ दिखाई जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सोचने की रफ्तार, उसकी लिखने की रफ्तार बढ़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ही किताब पर काम नहीं कर रहा था, एक ही कहानी पर काम नहीं कर रहा था, और वो सिर्फ नॉवल और कहानियां नहीं लिख रहा था, बल्कि साइंस की कितनी सारी इक्वेशन से लिखना शुरू हो गया था। विज्ञान की ऐसी चीज़ें जिन्हें अब तक खोजा नहीं गया था। एक साथ कई किताबें। दोनों हाथों से पेन पकड़कर वो 2 किताबें एक साथ लिख सकता था। ऐसी शक्ति उसमें समाना शुरू हो गई थी। ये आखिरी पन्ना था। उसके बाद वो पूरी की पूरी किताब खाली, वहां पर कुछ नहीं लिखा गया था। मैं हैरान था, आखिर इतनी रोमांचक कहानी और आगे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैंने लगभग 3 दिन लगा दिए थे इस कहानी को पढ़ने में। उसके साथ क्या क्या घटा, कैसे घटा, मुझे ऐसी रोमांचक कहानी पहले नहीं मिली थी जो सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब हो। लेकिन आगे के सारे पन्ने खाली थे। मैं इस किताब के बारे में ज़्यादा जान ही नहीं सकता था। मैं लाइब्रेरियन के पास गया। मैंने उसे इस किताब के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा, आखिर पोलैंड में और कौन सा राइटर है जो इसके साथ काम करता था? क्या कोई इसकी जानकारी दे सकता है? लाइब्रेरियन उस किताब को देखता रहा और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसने खुद इस राइटर का नाम तक नहीं सुना था। मुझे इसके बारे में पता करना था। इस कहानी को मैं खुद की बताकर कई किताबें लिख सकता था। रोमांचक कहानी और वो शक्तियाँ क्या वहाँ पर सच में मौजूद हैं? लोग उस पहाड़ी पर जाना पसंद करेंगे, लोग वहाँ जाकर मेरा नाम लिया करेंगे और इस किताब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेमस कर सकता था। लेकिन आगे के पन्नों में मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, खाली पन्ने।
इसी के साथ मैंने एक खास चीज नोटिस की। लगभग 2 दिनों तक वो किताब मैंने खुद के पास रखी थी और मैंने देखा हर पन्ने का लगभग 90% हिस्सा भरा हुआ था, जबकि नीचे वाला हिस्सा सफेद था और वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था। यानी इस तरह से उस पूरी किताब को लिखा गया था कि नीचे वाले हिस्से को खाली ही छोड़ा गया था, जैसे बाद में हर पेज पर कुछ लिखना हो लेकिन वो लिखना भूल गया हो, या शायद पीछे वाले पन्नों की तरह वो बाद में इसमें कुछ लिखने वाला था। मैं जानना चाहता था आखिर नीचे वो क्या लिखने वाला था और इस कहानी में आगे क्या हुआ। मैं 2 दिनों तक इस किताब को पढ़ता रहा और दूसरे दिन मैंने नोटिस किया, पहले पन्ने पर नीचे की तरफ खास शब्द लिखे थे जो पहले वहां पर मौजूद नहीं थे। इसमें पहले ये नहीं लिखा गया था कि मैं अप्रैल के महीने इस लाइब्रेरी में आया। स्टीव ने ये अपनी आपीती बताई थी और उसने महीना तो लिखा ही नहीं था, लेकिन अब घर में रखी इस किताब में अप्रैल का महीना आ चुका था, जैसे अपने आप इसमें कुछ नया लिखा जा चुका था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या सच में ये रहस्यमय किताब है जिसमें अपने आप शब्द जुड़ते जा रहे हैं? जैसे जैसे कोई घटना होगी इसमें शब्द जुड़ सकते हैं या नहीं? सिर्फ पहले के पन्ने पर ही अप्रैल का महीना था, लेकिन ये एक संयोग हो सकता है कि अब भी अप्रैल का महीना ही था और जब स्टीव इस लाइब्रेरी में आया तब भी अप्रैल का महीना ही था। इसके बाद मैंने उस किताब को बंद कर दिया और मैं कई लाइब्रेरीज में जाकर इसके बारे में पता करने लगा। उसके बाद मैं किसी फॉरेस्ट रेंजर के पास जाकर भी उसे जंगल के बारे में पता कर रहा था। मुझे ये पता लगा वो पहाड़ी सच में पोलैंड के पास मौजूद है, वहाँ पर लोग नहीं जाते। कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को भूत प्रेत नजर आते हैं और वो डर कर भाग आते हैं। सच में वो पहाड़ी मौजूद है तो वहाँ पर घर भी मौजूद होगा। शायद उस घर में जाकर मुझे उस कहानी के बारे में कुछ तो पता लगे। क्यों इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया गया? मैं लाइब्रेरी में जाकर ये पता करना चाहता था तो लाइब्रेरियन से मुझे ये पता लगा कि ये किताब कई लोग पढ़ चुके थे। इसे यहाँ खास रैक में रखा गया था और ये किताब कई लोग ले जाते हैं। वो इसे वापस करने नहीं आते, लेकिन ये किताब खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाती है, जैसे वो छिपकर इसे यहीं पर रख जाते हैं। किसी को नहीं पता कब रखते हैं, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, लेकिन ये किताब अपने आप यहाँ पहुँच जाती है। लाइब्रेरियन ने खुद इस किताब को पढ़ा था और इसे बकवास माना था। वो इसे फेंकना चाहता था। मुझसे भी उसने कोई परमिशन के लिए मुझे भी इस किताब को देते हुए उसने ज़्यादा सोचा नहीं था। मैं इतने दिन इस किताब को खुद के पास रखे हुए था। मैं वापस लौटाने के बारे में सोच नहीं रहा था, जबकि वो भी चाहता था कि मैं इस किताब को अपने साथ ले जाऊं, वापस इस लाइब्रेरी में ना लेकर आऊं। एक आधी भरी हुई किताब लाइब्रेरी में रखी गई है, ये बहुत ही निराशाजनक बात हो सकती है। लेकिन हर जगह घूमकर हर चीज़ के बारे में पता कर कर जब मैं घर आया था तो दूसरा पन्ना भी भरा हुआ था। दूसरे पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर यह लिखा गया था कि स्टीव ने आज पता किया कि वो जंगल, वो पहाड़ी कहाँ पर है जहाँ पर मुझे जाना होगा। उस पहाड़ी के बारे में पूरी जानकारी पाई गई और तैयारी की गई। सच में यहाँ अपने आप पन्ने भर रहे थे, यानी कि मैं इस किताब को पढ़ने वाला जो जो हरकत करेगा उससे पन्ना भरता जाएगा। यानी वो चीज़ जो स्टीव ने की होगी मैं भी करूँगा तो पन्ने भरते जाएंगे। इस कहानी के बारे में मुझे ऐसे ही पता चलेगा। मैं उस पहाड़ी पर जाऊँगा और इसके पन्ने भरेंगे। आगे क्या घटा मुझे पता चलेगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं चल पड़ा उसी पहाड़ी की ओर। मुझे कई लोगों ने कहा वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था। ऐसी कहानी मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। मेरी नॉवेल्स, मेरी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती। मुझे दोबारा ऐसे शहर, ऐसे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसों की भरमार हो जाती मेरे पास। उस जंगल में आगे बढ़ते हुए आंखों में थोड़ी सी लालच थी, लेकिन एक डर भी था। क्या सच में वहाँ पर भूत प्रेत हैं? इस किताब ने मुझे एक चीज़ तो बयां कर दी थी कि कुछ ना कुछ रहस्यमय इस किताब के साथ जुड़ा हुआ है। शायद स्टीव को ऐसी शक्तियों के बारे में पता होगा। शायद वो अब भी वहाँ मौजूद हो सकता है, जिसका दिमाग जीनियस जैसा हो चुका था। कहाँ गया होगा वो?
लगभग 4 घंटे लगे मुझे। वो पहाड़ी मुझे सामने नजर आ रही थी। वहां पर लकड़ियों का बना एक छोटा सा घर भी दूर से दिख रहा था, लेकिन मैं पक्का नहीं था वो घर ही था। जैसे जैसे मैं नज़दीक जाता गया मुझे दिखना शुरू हो गया टूटी हुई लकड़ियों का वो टूटा हुआ घर। मैं उसके काफ़ी करीब पहुंच गया था और जब मैंने देखा वहां रहा नहीं जा सकता था। मैं इतनी दूर चलकर आया था और यहाँ पर टूटा हुआ घर जहाँ पर मैं रह नहीं सकता था, किताब के बारे में जान नहीं सकता था, यहाँ मैं क्या करता? मैंने सोचा लकड़ियाँ तो आसपास पड़ी हैं, क्यों ना घर की मरम्मत की जाए। वैसे भी घर का आकार पूरा बना था, कुछ लकड़ियाँ टूटी हुई थी। मैं पूरी रात लगा रहा उस घर को जोड़ने में और मैंने घर की हालत सही कर दी थी। उस घर को अच्छा बना दिया था और अंदर के कमरे तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सफाई भी धीरे धीरे मैं करता गया। तीसरा पन्ना भर गया उस रात। जब स्टीव यहाँ पहुँचा था तब यहाँ इसी तरह मैदान नहीं था, बल्कि टूटी हुई लकड़ियों का घर बना हुआ था। पहले ये शब्द नहीं लिखे गए थे, अब ये शब्द अपने आप आ गए थे। यानी कि स्टीव को भी ये घर यहाँ पर पहले से बना मिला था। उसने इस घर को नहीं बनाया था, बल्कि उसने इस घर की मरम्मत की थी, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे यहाँ पर कोई ना कोई हरकत करता जाऊँगा, इसके पन्ने भरते जाएंगे, पूरी कहानी मेरे सामने आ जाएगी। उस पूरी रात मरम्मत करने के बाद घर की हालत अच्छी हो गई थी, लेकिन एक सबसे हैरानी की बात, सच में लकड़ियाँ अपने आप सही जगह पर लग गई थी। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था किसी प्रोफेशनल ने इस घर की मरम्मत की हो, लेकिन मुझे घर की मरम्मत करनी नहीं आती थी। मैं तो बस कुछ लकड़ियों को जोड़ता रहा और रात को मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे पता ही नहीं चला कब अंधेरा उजाले में बदल गया। यहाँ क्या क्या होगा मुझे अब तक पता नहीं है। यहाँ मैं खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा दिनों के लिए लेकर आया था। मैं सोचकर आया हुआ था, बिल्कुल स्टीव की तरह मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर दिन बिताऊंगा और मैं यहाँ पर राइटिंग करूँगा। लेकिन लिखी लिखाई वो कहानी अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुद की मेहनत ना करनी पड़े तो बहुत ही खुशी होती है। आज का पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा कब उसका अगला पन्ना भरे और वहाँ कुछ शब्द आए, मुझे उस कहानी के बारे में पता चले। लेकिन पूरे दिन वो शब्द भरे ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। आखिर मैं यहाँ पर दिन बिता रहा हूँ, लेकिन वो शब्द भर क्यों नहीं रहे। शाम तक मैं समझ गया था कि कहानी में आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जो भी इस कहानी को पढ़ता है उसे इसकी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। स्टीव के साथ क्या हुआ मुझे भी वो सब जीना होगा। जो जो स्टीव ने किया मुझे वो सब करना होगा। अंत में मुझे पता चलेगा आगे क्या हुआ था। वो पूरी कहानी का मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा। ज़रूर ही स्टीव एक जीनियस बन गया होगा। उसने एक ऐसी रहस्यमय किताब लिखी जिसके पन्ने उसकी ज़िंदगी जीने के बाद भरते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर पाता। यकीनन वो जीनियस बन गया होगा और मुझे उसकी ज़िंदगी जीनी होगी। लेकिन क्या मैं भी वैसा बन जाऊंगा? शायद हो सकता है। कल रात तो मुझे यहाँ पर कोई शक्ति का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे वो ज़िंदगी जीनी होगी। जो जो कहानी में लिखा है मुझे वो सब करना होगा। तो मुझे इस पहाड़ी के आगे उतरकर उस नदी तक जाना होगा। शायद वहाँ पर मुझे कुछ देखने को मिल जाए। मैं उस किताब को पकड़े अब उस पहाड़ी के नीचे की तरफ उतर रहा था। काफ़ी अंधेरा हो चला था, लेकिन हाथ में एक टॉर्च थी, इसीलिए वहाँ रास्ता ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। उस पहाड़ी में नीचे उतरते हुए मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा, लेकिन पेड़ों के पीछे वो जगती हुई रोशनी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी। मुझे एक आंख से एक तरफ जैसे उड़ती हुई रोशनी नजर आती, मैं जैसे ही अपना सर घुमाता वो गायब सी हो जाती। बार बार मुझे रोशनी नजर आ रही थी। मैं किसी और तरफ नज़र रखूं तो वो रोशनी नजर आती, मैं जैसे ही उस तरफ देखूं वो गायब हो जाती थी। मैं उस नदी के पास जाना चाहता था। मैं उस कहानी के बारे में जानता था। वहाँ स्टीव को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ जाकर अजीब अजीब चीज़ें दिखी थी। और जैसे ही मैं उस नदी के पास पहुँचा, मैंने वहाँ पर अजीब से जानवर देखे। हिरण जिसके 2 सर थे। मैंने 8 पैरों वाला एक घोड़ा देखा, एक घोड़ा जिसके सींग भी था।
अजीब से जानवर और भी थे जिसे मैं बयां तक नहीं कर सकता। बड़ी सी गर्दन वाला एक अजीब सा हाथी जिसके बड़े बड़े कान थे लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी थी। ऐसे ऐसे जानवर। लेकिन तभी मुझे उड़ती हुई रोशनी भी नजर आना शुरू हो गई। ये उड़ता हुआ स्पेसशिप लग रहा था, लेकिन हमने कभी ऐसा स्पेसशिप बनाया ही नहीं। जरूर लग रहा था यहाँ पर एलियंस का वास हो सकता है। यकीनन स्टीव को भी एलियंस दिखे होंगे। ये एक यूएफओ था जो यहाँ पर उन्नत सभ्यता का सबूत हो सकता है, या मेरा एक भ्रम जैसे स्टीव को भी महसूस हुआ था। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तभी पास में उस नदी में नहाने का मेरा मन होने लगा। मैंने हाथ लगाकर देखा, पानी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, उसमें नहाया जा सकता था और ठंडे पानी में नहाकर शायद मुझे गर्मी कम लगती। इसीलिए मैंने कपड़े उतारे और मैं नहाने लग पड़ा। सच में उस ठंडक में मुझे अलौकिक एहसास हो रहा था। मैं आंखें बंद करके नहा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो साफ आसमान और चमकते हुए तारे, दूर दिखती हुई वो रोशनी मुझे जैसे अपने आगोश में ले रही थी। वो अंधेरा जैसे पेड़ों के पीछे फैला हुआ था। मैं उसके पार जाना चाहता था। मैं उसके पार देखना चाहता था और नहाता नहाता मैं नदी की दूसरी तरफ चल पड़ा। मैं उसे पार करके आगे की तरफ बढ़ रहा था और मुझे चलने में आसानी होने लगी। मैं 15 साल पहले एक बुरे एक्सीडेंट में फंसा था जिस कारण मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी और तब से ये सही तरह से काम नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे चलने में आसानी हो रही थी और ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा था, जैसे मेरी टांग ठीक हो गई हो। तभी मन में ख्याल आया, याद आई उस किताब की। स्टीव की भी बीमारियां ठीक हो गई थी। शायद इस पानी में ऐसा कुछ था। जाकर उस किताब को पढ़ूंगा। लेकिन मेरा मन इस अंधेरे के अंदर जाने का हो रहा था। मैं नदी की दूसरी तरफ था और मेरे कपड़े दूसरी तरफ। मैं जैसे ही पेड़ों के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक भ्रम मेरी आंखों के ऊपर चलना शुरू हो गया हो। वो पेड़ हिल रहे थे जैसे पानी के बने हुए थे। मैं पेड़ों के आर पार देख सकता था। मैं पत्थरों के आर पार देख सकता था। मैं अपने शरीर के अंदर की हड्डी तक देख पा रहा था। पता नहीं उस पानी ने क्या किया, लेकिन मेरी आंखों में जैसे एक्सरे आ गया हो। मैं पत्तों के आर पार, मैं हर जगह देखता तो किसी चीज के पीछे वाली चीज को भी देख पाता। थोड़ी देर तो मुझे अच्छा लगा, बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैं यहाँ आगे बढ़ना नहीं चाहता था। मैं फिर से उस नदी में कूदा और तैरता हुआ इस तरफ आ गया। मैंने कपड़े पहने। मेरा मन दूसरी तरफ देखने का हो रहा था, लेकिन मैंने मन को समझाया, यहाँ से जाने का समय हो गया है। मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा जाना चाहता हूँ। यहाँ ये अजीब से जानवर कहीं मुझे मारने की कोशिश करने लगे। भले ही स्टीव के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैं जल्दी से भागता हुआ उस किताब को पकड़े उसी घर में पहुंच चुका था और अंदर बैठकर अब मैं किताब को पढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कुछ शब्द भरे होंगे उसमें, और सच में बहुत सारी नई चीज़ें उसमें आ गई थी। स्टीव भी इसी तरह से उस नदी में नहाया था जब उसकी बीमारियां ठीक हुई थी। उसकी आंखों में भी ऐसे एक्सरे आ गया था। वो दूर दूर तक देख पा रहा था। आगे की कहानी बहुत ही कम थी, लेकिन मुझे वो जीना था। मेरा मन हुआ क्यों ना दोनों हाथों से लिखकर देखूं। स्टीव ने कहा था। उसमें ऐसी शक्ति आ गई थी कि दिमाग बहुत तेज हो गया था। दोनों हाथों से किताब लिखी जा सकती थी। मैंने एक खाली नोटबुक एक तरफ रखी और एक खाली नोटबुक एक तरफ। दोनों हाथों में पेन पकड़ा। मैंने कोशिश पहले लेफ्ट हैंड से की, क्योंकि मैं इसी से लिखा करता था। आराम से लिखता गया। दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश की, जहां से मैंने पहले कभी लिखा ही नहीं था, लेकिन शब्द सही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ थोड़ा सा टिक गया है। मैंने ध्यान दिया, मैं दोनों हाथों से एक ही समय पर लिख सकता था। शायद मुझ में भी वो शक्ति आ गई है। मैं एक साथ दोनों हाथों से लिख सकता था। ये हैरानीजनक था। आगे आने वाले दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ घटता गया। मुझे नए नए आइडिया आ रहे थे। मुझे दिमाग में नई नई कहानियाँ आ रही थी। ऐसी कहानियाँ किसी ने सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं उसे लिखना नहीं चाहता था।
मेरा दिमाग ऐसे तेज चल रहा था जैसे मैं उसे कई सालों तक याद रख पाऊं। हर कहानी को मैं याद कर पा रहा था और धीरे धीरे दिमाग बहुत तेज होता जा रहा था। मेरा अब ध्यान सिर्फ राइटिंग पर ही नहीं बल्कि इक्वेशंस पर भी हो रहा था। मुझे हर चीज़ में नंबर नजर आते। मैं अपने इस घर को बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुका था। मुझे लकड़ी का काम भी जैसे पूरी तरह से आ गया था। मैं छोटी सी आरी से उन लकड़ियों को बहुत तेज़ी से काट पा रहा था। मुझे पूरी इक्वेशंस आ रही थी। मैं बिल्कुल सीध में काट रहा था। इक्वेशंस ऐसी आ रही थी जैसे मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। स्पेस की जानकारी, कई मशीनों की जानकारी, इंजीनियरिंग, न्यू मॉडल तैयार करना, हर तरह की जानकारी दिमाग में भरती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। तभी मुझे किताब की स्टीव की वो बातें याद आईं। इस पहाड़ी पर एक शक्ति है जो आपके साथ ऐसा करती है। मैं भी उसी तरह से बहुत तेज दिमाग होता जा रहा था। मैं जानता था आगे कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होगा। मैं उस किताब को पढ़ने लगा। सच में मेरे साथ जो जो हो रहा था वो पन्ने अपने आप भरते जा रहे थे। स्टीव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस पहाड़ी पर ऐसी शक्ति है जो सबके साथ ऐसा ही करती है। मुझे भी आगे वही जानना था। उस किताब में आगे होगा क्या? वो पन्ने भरेंगे, स्टीव के साथ क्या हुआ होगा? यहीं तक कि वो जानकारी इस किताब में लिखी गई थी। आज रात सोते हुए मन में यही ख्याल था। कल सुबह इसके नए पन्ने भरेंगे, कहानी में नए शब्द जुड़ेंगे, घटनाएं होंगी जो मेरे साथ होंगी, वही स्टीव के साथ हुई होंगी। अगली सुबह मैं उठ चुका था। मैंने किताब देखी, पन्ना अब तक भरा नहीं था। शायद आज का दिन मुझे बिताना होगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं लगभग बहुत सारा सामान खा गया। इतनी भूख मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगी। शायद मेरा शरीर तेज और तगड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही है। शरीर की डिमांड बढ़ती जा रही है और मुझे मांस खाने का मन हो रहा था। मेरे मन में ख्याल आने लगा, क्यों ना मैं शिकार करूं। शिकार करने की मन में जैसे तलब हो रही थी और मैं उस पहाड़ी के नीचे उतरा। वो अजीब अजीब जानवर मेरे सामने घूम रहे थे और मैंने एक तीखा लकड़ी का डंडा लिया, उसे सामने से तीखा बना लिया और उन पर जोर जोर से मारने लगा। मैंने 2-3 जानवरों को उस तीखे लकड़ी के डंडे से मार दिया और उन्हें लकड़ी पर टांग कर मैं घर की तरफ निकल पड़ा। उसी घर में मैं उसे आग में पकाऊंगा और खाऊंगा। भूख से मेरा हाल बेहाल हो चला था, लेकिन फिर भी शरीर में इतनी जान थी कि 30 से 40 किलो के 3 जानवर मैंने कंधों पर उठाए हुए थे। शायद पहले मुझ में इतनी ताकत कभी न थी। ये शक्तियाँ हमें तगड़ा और दिमाग वाला बनाती हैं, लेकिन हमारे शरीर की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। मैं उन जानवरों को आग पर टांग कर पका रहा था। मैं बारबेक्यू बना रहा था उनका, और तभी मैंने किताब खोली। उसमें पन्ने भरे। सच में स्टीव के साथ यही हुआ था। ना सिर्फ आज का पन्ना भरा हुआ था, बल्कि एक दिन बाद का पन्ना भी भरा हुआ था। जो घटना मेरे साथ अभी होनी थी, उसकी जानकारी भी पहले ही किताब में लिखी जा चुकी थी। अगले दिन स्टीव के मन में ये ख्याल आया कि कब तक जानवरों को मारता रहूँगा। वो शाकाहारी था जैसे मैं हूँ। उसने सोचा कल तो जानवरों को मारकर खा लिया, लेकिन अब यहाँ पर फसल उगानी होगी। दिमाग इतना तेज हो चुका था, कैसे बीजों से एक ही दिन में फसल उगा लेनी है इसकी जानकारी तक पता थी। पता था कैसे उस पानी का इस्तेमाल करके फसल को बहुत तेजी से उगाना है। वो जादुई पानी है। मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। मुझे कौन सा जानवर को मारना पसंद है। मैंने भी आगे वो बाड़ा सा बना लिया। वहाँ बड़ी ही तेजी से उस ज़मीन को खोद डाला, उसकी मिट्टी को भुरभुरा कर दिया और वहाँ बीजों को डाल दिया। यहाँ पर काफ़ी फसल लगी हुई थी नीचे, लेकिन दूरी पर थी। वहाँ बीजों को मैं निकाल लाया था और यहाँ पर लगा दिया था। उस पानी को लाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा और इस पूरी फसल पर पानी डाल दिया। जादुई पानी से एक ही दिन में फसल उग गई थी और मैं उसे पकाकर खा सकता था। उसे पीसने के लिए चक्की भी यहाँ अंदर रखी हुई थी। आटा पीसकर मैं खाना बना रहा था। दूर दूर से मैं फल लेकर आ रहा था। कई पेड़ों पर फल लगे हुए थे। ये फल वैसे फल नहीं थे जो इंसान खाते हैं।
ये कैसे पेड़ थे? यहाँ सब कुछ अलग ही था और अब मेरी भूख शांत होना शुरू हो गई थी। मैंने उस किताब का अगला पन्ना पढ़ा तो थोड़ा हैरान हो गया। यहाँ पर अब अजीब से जीव आना शुरू हो जाएंगे जो इस घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। और वो धरती पर पाए जाने वाले जीव नहीं, किसी दूसरी दुनिया के जीव होंगे जिनका दिमाग भी बहुत तेज होगा। लेकिन स्टीव उनको चकमा दे पाएगा। क्या आज ये होगा? सच में वैसा हुआ। आज रात यहाँ पर मुझे एलियंस नजर आना शुरू हो गए जो घर के आसपास घूम रहे थे। वो चीज़ों को जैसे छिपा रहे थे, वो जैसे निरीक्षण कर रहे थे और मैंने भी छुपकर हथियार बनाए हुए थे। घर के आसपास वो जाल बिछाया हुआ था। उनको बहुत चोट लगी और किसी तरह से मैं उन्हें भगा पाया, लेकिन मैं जानता था वो वापस ज़रूर आएंगे। वो अपने हथियार लेकर आ सकते हैं। अगर वो उन्नत हैं तो मुझसे ज़्यादा दिमाग वाले होंगे। और इस पहाड़ी की शक्ति कहीं एलियंस की शक्ति तो नहीं, इसकी जानकारी भी मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैंने अगला पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ डरावना था। स्टीव को अजीब सी बीमारी लग गई थी। उसका शरीर भुरभुरा हो रहा था। शरीर का मांस उखड़ उखड़ कर गिरना शुरू हो गया। उसको बोलने में दिक्कत होने लगी और वो मिट्टी का हिस्सा बनने लगा। वो ज़मीन के आसपास रहता, ज़मीन की मिट्टी को खोदता और उसमें धंसने की कोशिश करता। उसे महसूस होता वो भी ज़मीन का ही हिस्सा है। इन शब्दों ने मुझे डरा कर रख दिया था। मैं यहाँ मिट्टी में दफन नहीं होना चाहता। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। वहाँ से निकलने में मुझे मुश्किल होने लगी, जैसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया हो। कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। मन में ख्याल आया, थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ, सुबह सूर्य उगने से पहले पहले निकल लूँगा। वो कहानी में खुद को पात्र बनने ही नहीं दूंगा। लेकिन बेड पर लेटते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी और शरीर पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो इसके हिस्से जैसे भुर रहे थे। छोटे छोटे कण टूट कर गिर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मिट्टी खाने का मन हो। भागता हुआ मैं बाहर गया। मुझे उस फसल से कोई लेना देना नहीं था। मेरा मन तो मिट्टी खाने का हो रहा था। मैं मिट्टी उठा उठा कर खाने लगा। शरीर पर मिट्टी मलना शुरू हो चुका था, क्योंकि एक जलन थी जो शरीर के टूटने पर होती है। जैसे आग में मैं झुलस रहा हूँ। उस मिट्टी को शरीर पर रगड़ते ही वो ठंडक का एहसास हुआ, जैसे मन को शांति मिली। और मैंने वहाँ पर खड्डा खोदा, अपनी सर को बाहर रखा और शरीर को वहीं पर दबा लिया। तब मन को शांति मिली और पूरा दिन मेरा वैसा ही निकला। जैसे ही रात हुई, जैसे शरीर की जलन कम हो गई थी, मैं उस मिट्टी से बाहर आया। मैं इस जगह को छोड़ना चाहता था। मैं यहीं पर दफन नहीं होना चाहता। मैं उस कहानी को नहीं जानना चाहता। खुद के कुछ शब्द जोड़ दूंगा कहानी में, अंत अपनी मर्जी का कर दूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे निकलना है। मैं उस कहानी में कुछ भी लिख दूंगा। पात्र मारा गया, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने सारा सामान पैक किया। उस किताब को मैंने पकड़ा, लेकिन पढ़ा नहीं। मैं उस पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगा। मैंने इस घर को बहुत सुंदर बना दिया था। बहुत सारी लाइट्स लगा दी थी। बहुत सारी नोटबुक्स मैंने यहीं पर रख दी थी, जिन पर बहुत सारी भर भर कर इक्वेशंस लिखी हुई थी, साइंस की इक्वेशंस। लेकिन वो सब मेरे दिमाग में थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचूंगा, दोबारा इन शब्दों को उस नोटबुक में बयां कर दूंगा और फेमस हो सकता हूं। इस कहानी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया अंत बना दूंगा। इतना तेज दिमाग किसी काम लेकर आऊंगा, सिर्फ लेखक बनकर थोड़ी ना रहूंगा। लेकिन मैं उस पहाड़ी के नीचे जैसे ही पहुंचा, मुझे एहसास होना शुरू हुआ जैसे मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया है। पहले वो थोड़ा सा भुरभुरा हो गया था, जैसे अजीब सी बीमारी मुझे लग गई हो, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मेरे दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई थी। मेरी टांग में दर्द होना शुरू हो गया था। ऐसा लगा जैसे वो शक्तियाँ उसी पहाड़ी में छूट रही हों। लेकिन उस पहाड़ी से नीचे आते हुए कुछ और भी नजर आना शुरू हो गया। मेरा शरीर बहुत पतला होने लगा था, जैसे मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो।
मैं अपनी उंगलियां देख रहा था जो सूख चुकी थी। मैंने एक बैग से आईना निकाला और अपने चेहरे को देखने की कोशिश की। मुझे अपना चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सूखी हड्डियों से बना हुआ ढांचा, जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। मैं भूख प्यास से बिलक रहा था। पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। मैंने कुछ सोचने की कोशिश की लेकिन दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। उस पहाड़ी से नीचे उतरना और भी बुरा महसूस होता रहा। तभी मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था। आखिर क्या हुआ स्टीव के साथ? कुछ आखिरी पन्ने ही तो बचे हैं। शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा। मुझे उसका पता करना है। लेकिन उसके पन्ने पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। स्टीव भी इसी तरह से उस पहाड़ी से नीचे उतरा था। वो इसे लिखता जा रहा था। उसने बताया, इस पहाड़ी पर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी यहाँ पर बुला सकती है और यहीं पर दफन करने की कोशिश करती है। वो हमारे दिमाग को तेज नहीं करती, वो हमें अजीब चीज़ें नहीं दिखाती, वो बस हमें भ्रम दिखाती है। हमारी भूख नहीं बढ़ती बल्कि वो भ्रम से हमें झूठ दिखाती है। भूख प्यास से मारती है। हम उस घर को जोड़ ही नहीं पाते। हम बस टूटे घर में रहते हैं। बारिश के नीचे हमारा शरीर खराब होता जाता है। हम सूखते जाते हैं और वहीं पर दफन हो जाते हैं। ये पहाड़ी आत्मा मांगती है। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। आगे उस खाई में मैं नीचे की तरफ जाना चाहता था ताकि जल्दी से इस पहाड़ी से उतर सकूं। मेरे पैर फिसले। मैं वहां उस पहाड़ी से एकदम से नीचे आया और ये टांगों की टूटी हुई हड्डियां जैसे बहुत बुरी हालत में पहुंच गई थी। आसपास पड़ी वो हड्डियों के ढांचे उन लोगों के होंगे जो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। वहां हड्डियों के ढांचों के ढेर पड़े हुए थे। लोग यहाँ पर गिर गिर कर मर रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। मैं भी उठ नहीं पा रहा हूँ। शरीर की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। भूख प्यास से मैं मरने की हालत में हूँ और वो किताब मेरे हाथ में है। मैं आखिरी पन्नों को पढ़ रहा हूँ और उसमें सबसे डरावनी चीज़ है। उस किताब में ये लिखा गया है कि स्टीव इस पहाड़ी से नीचे गिरकर इसी तरह हड्डियां तुड़वा कर लेटा रहा। इन हड्डियों के ढांचों में जो कई 100 सालों से यहाँ लोगों के गिरने के कारण लगा हुआ है, ये हड्डियों का ढेर बहुत पुराना है। स्टीव के वो आखिरी शब्द थे उस किताब में। लेकिन जैसे ही मैं अंतिम पन्ने पर पहुंचा, वहां स्टीव नाम नहीं था। मैंने पिछले पन्ने खंगालने की कोशिश की। हर पन्ने पर स्टीव नाम बदल चुका था। वहां पर मेरा नाम लिखा जा चुका था हर पन्ने पर। मैंने किताब का पहला पन्ना खोला। इसका राइटर कौन है? मैंने इसे पढ़ा था। ये तो स्टीव है ना? नहीं, इस पर मेरा नाम लिखा गया था। मैं इसका राइटर बन चुका था। यानी कि ये मेरी आप बीती है, स्टीव की नहीं। शायद इसी तरह से यहाँ ये पहाड़ी शिकार करती है। मैं जानता हूँ आखिरी पन्ने फिर से गायब हो जाएंगे और मेरी आंखों के सामने वो धुंधले होने शुरू हो गए। मेरे शरीर से जान निकल रही थी और मैं उस किताब के धुंधले हो रहे पन्नों को देख रहा था। इसी तरह से यह किताब फंसाती है लोगों को, यहाँ पर बुलाती है। लेकिन उन पन्नों के धुंधले होने के साथ साथ वो किताब भी धुंधली हो रही थी। जैसे मेरे हाथ से वो किताब गायब हो रही थी। लगभग 30 ही सेकंड में वो किताब गायब हो चुकी थी। हाथ में कुछ नहीं बचा था। मैं यहाँ हड्डियों के ढांचे पर लेटा हुआ चीखें मार रहा था, कोई तो मुझे बचाने आ जाए। शायद मैं यहाँ से बच नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ ये किताब कहाँ पर होगी। उसी लाइब्रेरी में, पोलैंड के उसी लाइब्रेरी में, और इंतज़ार करेगी कोई उसे पढ़ने के लिए आए। कोई इस पहाड़ी पर पहुँचे दोबारा, इस भ्रम की नगरी पर जो हमारी मौत का कारण बनती है।